बिजनेस स्टडीज में 4 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। हो सकता है तुम्हें यह न्यूमेरिकल अब तक मुश्किल लगा हो, लेकिन इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स का खेल खत्म। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। मैं जानता हूं यार न्यूमेरिकल से तुम्हें डर लगता है। बीएसटी में भी न्यूमेरिकल आ गए यार, अभी इको से जान छुड़ाई, अभी अकाउंट से जान छुड़ाई और अब यहां भी न्यूमेरिकल। देखो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और आपके लिए फ्री के नंबर होने वाले हैं। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें तुम्हें इतनी बढ़िया समझाऊंगा। ऐसे सॉल्व होगा न्यूमेरिकल, ऐसे। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई मैं पास भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। बहुत डिप्रेसिव कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं फील्डिंग सेट हो जाएगी, पूरा साल बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं यार, तुम्हारा अभी भी, अगर एग्जाम से कुछ देर पहले भी तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, कुछ घंटे भी बचे, तुम्हें मैं तब भी पास करवा दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वीडियो का थंबनेल और इस वीडियो का टाइटल बहुत ध्यान से तुम देख लो। ये वीडियो तुम्हारा 1 आवर 54 मिनट्स का है और इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करवाए। अब तुम्हें लगेगा यार मैं इतना सारा कैसे याद करूंगा, आपको भाई याद करना ही नहीं है। आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार तुम देख लोगे ना, तुम्हें इसमें जितने भी क्वेश्चन रहे ना, सिर्फ उनकी हेडिंग याद कर जाओ। मैं बार बार ही बोल रहा हूं, हेडिंग याद कर जाओ। अंदर चैप्टर से रिलेटेड जो समझ आए वो लिख देना, पन्ने भरकर आने। देखो करेक्ट हेडिंग, तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। करेक्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए, करेक्ट हेडिंग प्लस अंदर कुछ भी लिख के आ जाओगे ना, तुम्हारे पेजेस भरे होंगे, पन्ने भरे होंगे, पास 110% हो जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस से मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूं। और हिम्मत एक भी बच्चा नहीं हारेगा। मैं जानता हूं अगर तूने सोच लिया ना, तो ये एक वीडियो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। तू आराम से कर लेगा इसको और बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। सिर्फ 27 नहीं आएंगे, ये वीडियो तुम्हारे को 35 40 प्लस मार्क्स दिलवाएगा। इतना बेहतरीन वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना और बिजनेस स्टडीज में 4 नंबर पक्के करते हैं। सबसे पहले ना यार कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा। 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। देखो आपको एक तो इसमें निकालना होता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। अब घबराना नहीं, ये नाम सुना पहली बार है तो ये होता है अर्निंग्स पर शेयर। अब मैं तुम्हें बताता हूं अर्निंग पर शेयर का मीनिंग क्या होता है। आपको सिंपली ये समझना है, एक शेयर, कंपनी शेयर इशू करती है तो एक शेयर पे कितना कमाया। अगर कंपनी ने बाजार में 10 शेयर उतारे हुए हैं और टोटल कमाई अगर 100 थी, तुम खुद सोचो, कंपनी की अगर टोटल कमाई 100 थी और बाजार में 10 शेयर उतारे हैं, ठीक है, 10 शेयर उतारे और कंपनी की टोटल कमाई 100 थी, तो आप ये काटोगे तो पता चलेगा एक शेयर पे 10 रुपए कमाई हो रही है। एक शेयर पे 10 रुपए कमाई हो रही है, ये होता है ईपीएस, मतलब एक शेयर पे क्या कमाई है। अब सिंपल सी बात सोचो, एक शेयर मतलब एक टुकड़ा समझ लो। जैसे मान लो एक जमीन का टुकड़ा समझ लो, ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है। मान लो जमीन का टुकड़ा हमें रेंट देता है, तो वो टुकड़ा जितना ज्यादा रेंट देगा उतना ज्यादा फायदे की बात है, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझनी है। शेयर को समझो जमीन का टुकड़ा और अर्निंग पर शेयर को कंपेयर कर लो रेंट से। जितना ज्यादा उस जमीन से रेंट आएगा उतनी अच्छी बात है। तो आपके क्वेश्चन में आपको चेक करना है अर्निंग पर शेयर पहले और बाद में, पहले और बाद में जो फर्क आया है, पहले और बाद में यानी कि बिफोर आफ्टर, ठीक है। बाद में ईपीएस बढ़ेगा तो फायदे की बात है, ठीक है। सिंपल आसान लैंग्वेज, लेमन टर्म्स में बिल्कुल तुम्हें समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट घुस जाए दिमाग में और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो आपको ये समझना है कमाई ईपीएस पहले से बाद में अगर बढ़ेगा तो फायदे की बात है, ठीक है। एक तरीका ये हो जाता है ईपीएस निकालेंगे, कैसे निकालने सारा समझेंगे, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ लो। ईपीएस निकालेंगे, पहले का भी बाद का भी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, और अगर वो बढ़ गया तो ये एक फायदे की बात है कंपनी के लिए, ठीक है। अब तुम्हारे को दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है, अब मैं तुम्हें इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो अब अपना दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मेरे भाई रिलेटेड है आरओआई से, ठीक है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यार ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो तुम सोचो कल को तुम कहीं पर पैसे लगाओगे, तो पैसे लगाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर तुमने कहीं पैसा लगाया तो तुमने क्या वहां से कमाओगे, वहां पर कितना बाद में कमाओगे, 5% कमाओगे, 10% कमाओगे, क्या कमाओगे। तो जो तुमने पैसा लगाया उस पर कितना कमाओगे, ब्याज कितना कमाओगे, ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए लगाया, 5% कमाते हैं, तो यानी कि 5,000 रुपए अपना क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको आपको करना है कंपेयर, इसको आपको करना है कंपेयर किससे, ब्याज से। ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज का होता है इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज से हमें कंपेयर करना है। अब ये ब्याज कहां से आ गया, कौन सा ब्याज भाई, तुम खुद सोचो। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कल को तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर तुम्हें घर से पैसे मिल गए या खुद की सेविंग से पैसे मिल गए फिर तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना ही करना है और पैसों की हो गई कमी, तो कहां से पैसा लोगे, बैंक से, किसी से उधार लोगे। तो उधार से अगर तुमने काम शुरू किया, उधार से अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहां पर तुम्हें उधार पे ब्याज देना पड़ेगा। तो अब तुम्हें ये चीज समझनी है। मान लो तुम अब
उधार लेना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी से लोन लोगे तो लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट पे करने 10%, और उसके बाद अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तुम्हें अगर कमाई करनी है तो मिनिमम 10% से ज्यादा ही करनी पड़ेगी ना, तभी तो फायदा है, तभी तो तुम काम कर रहे हो। तुमने लोन लेकर अगर धंधा शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और लोन पे तुम्हें ब्याज देना 10%, ठीक है, तो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस 10% से ज्यादा कमा कर देना चाहिए ना, तभी तो बिजनेस करने का कुछ फायदा है, वरना क्या फायदा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो आपका ज्यादा होना चाहिए हमारे ब्याज से, जो हमारा लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है या डेट के ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो फायदे की बात है। अगर उल्टा पड़ गया, मान लो इंटरेस्ट ज्यादा है आरओआई कम है, तो बेकार चीज है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे हो गए, ईपीएस पहले से बाद में बढ़ेगा तो फायदे की बात है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में ईपीएस वाला डेटा नहीं देता, आरओआई वाला डेटा देता है। तो अगर आरओआई वाला डेटा हो गया तो आरओआई ज्यादा होना चाहिए ब्याज से, तो फायदे की बात है। तुम्हें सिंपली ये बताना है फायदा होगा कि नुकसान होगा, और कैसी लैंग्वेज में लिखना है वो भी क्वेश्चंस में बताता हूं, बट मोटा मोटा नहीं, प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट ही है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है। अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, फॉर्मूले एक बार याद हो गए, सारा खेल खत्म है। यहां पर ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो तुमने याद किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो कमाया अपॉन में कितने शेयर है, 100 रुपए कमाए डिवाइडेड बाय 10 शेयर, 5 शेयर, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो हम यहां पर लेंगे। क्वेश्चन में अगर शेयर का प्राइस नहीं पता तो 10 रुपए एज्यूम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर एक शेयर का प्राइस नहीं पता तो 10 रुपए एज्यूम करना है, ये याद रखना। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बिफोर है और यहाँ पे आफ्टर है, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर है, वहां पे बिफोर है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बिजनेस में पैसा लगाना, अपना पैसा लगा सकते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी, लोन लेकर भी बिजनेस में पैसा लगाया जा सकता है तो उसको बोलते हैं डेट। तो दोनों मिलाकर जोड़ दोगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये तुम्हारा अगला फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज और, तुम्हारे को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचना है ये जरा समझ लो। देखो, बिफोर का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो कमाया उसमें ना अभी इंटरेस्ट कटा है ना अभी टैक्स कटा है, ये मीनिंग है। तो पहले हमेशा आई पहले लिखे ना, तो पहले माइनस होगा इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा इस पे तुम्हें टैक्स का कैलकुलेशन करना है, और ये जो भी आपको रेट गिवन होगा वो कर लेंगे, फिर वो यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे पे कोई फिगर होगी, उसमें से ब्याज माइनस करोगे कोई नई फिगर आएगी, इस नई फिगर पे टैक्स लगेगा, फिर टैक्स माइनस करोगे तो तुम्हारे पे फाइनल आंसर आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स का। तो ये तुम्हारा प्रोसेस है, सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए, ये तुम एक बार ही याद कर लो, ठीक है, इनको नोट डाउन करो अपने रजिस्टर पे, और स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पहला सवाल, तो सबसे इजी क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि पहले हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है। बट इजी का मतलब ये नहीं है आया नहीं, ये सारे PYQs लेकर आया हो, ठीक है, सारे PYQs हैं, तो आ जाते हैं ऐसे सवाल भी। तो देखो भाई, कह रहे हैं एक्स लिमिटेड इशूड 14%, देखो ये डिबेंचर्स के साथ जो परसेंटेज होते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट का रेट है कि कितना ब्याज देना है, ये ब्याज है, कितना ब्याज हमें देना है। तो कर्जा कितना है भाई, 4 लाख का कर्जा है, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने डिवेंचर्स इशू करे हुए, मतलब अपने सर पे कर्जा चढ़ाया, एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 60। तो एक शेयर कितने का है, 60 रुपए का है, और कितने शेयर्स इशू करे हुए, 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं। तो बेसिकली कंपनी के पास डेट और इक्विटी है। देखो, जितना पढ़ लिया उतना समझ में आना चाहिए, जितना पढ़ लिया उतना लिख लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल रही है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। कंपनी पे कर्जा है, कोई बात नहीं भाई, कर्जा लेकर भी तो धंधा कर सकते हैं ना, कर्जा लेकर भी बिजनेस कर सकते हो, तो वो डेट है। अपना पैसा कितना है, 10,000 शेयर्स है, और एक शेयर कितने का है, 60 का, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 0 ये रहा, और ये 4 जीरो, ठीक है। तो ये 6 लाख रुपए अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो 4 लाख का उधार है, 6 लाख अपने, तो टोटल बिजनेस में कितना लगा दिया, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा हुआ है। पहली लाइन पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन मुझे समझ आई वो मैंने यहां लिखी है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे, कह रहा है दिस इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है भैया, 2 लाख रुपए। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 2 लाख रुपए। तो वो भी हमारे को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी जितनी इंफॉर्मेशन समझ आई है जस्ट हम लिख रहे हैं, मतलब ये कह रहा है कि भाई 10 लाख रुपए लगाए थे तो इतना उसने कमाया है, ये चीज हमें समझ में आती है। टैक्स रेट 50% है, ठीक है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग्स पर शेयर। तो आरओआई का फॉर्मूला क्या था, अगर नहीं याद तो मैं दिखा देता हूं। आरओआई का फॉर्मूला हमने कहा लिखा, ये रहा।
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ऊपर के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ROI का फॉर्मूला लगाएंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 जब भी करोगे परसेंटेज में आंसर आएगा। तो ये करते हैं भाई 2 लाख 1 ज़र और 2 लाख 5 ज़र 10 लाख, 5 1 ज़र 2 ज़र 20, तो ROI आ गया 20%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे हैं, तुम देखो PYQ है ये। तो 20% हो गया इसका आंसर, तो पहला पार्ट का आधा तो हो गया। अगला है EPS। EPS का फॉर्मूला क्या था? EPS का फॉर्मूला था अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये फॉर्मूला था। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, आफ्टर का मतलब होता है वो चीज़ माइनस हो जाए, वो चीज़ कट जाए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है। तो मैंने पहले बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, पहले इंटरेस्ट कटेगा, पहले आई लिखा है, फिर जो आंसर आएगा, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से आपको माइनस करना होता है टैक्स। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो ब्याज पे कर रहे हैं हम 14% 4 लाख के कर्जे पे, तो 4 लाख का 14% निकालेंगे, तो 14 4 ज़र कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 14 4 ज़र होगा 56। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 56,000, तो ये माइनस हो रहा है ना, ब्रैकेट बना दो, हमेशा ब्रैकेट बनाते हैं माइनस की फिगर के लिए। तो 2 लाख में से 56,000 जाएंगे तो ये कितना आएगा भाई 1,44,000, ठीक है। तो ये क्या है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अभी टैक्स नहीं कटा, ठीक है। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसको EBT लिख देते हैं, माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 50%, आधा टैक्स है, तो आधा टैक्स मतलब 72,000, ठीक है 72,000। अब टैक्स भी कट गया, तो यानी कि ये क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ भी बोलो, तो ये आ गया 72,000। EPS का फॉर्मूला देखो ये रहा, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऊपर न्यूमरेटर में, यानी कि ये जो फिगर है ये न्यूमरेटर में, ये EPS निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। EPS ये रहा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन ये 10,000, ये रहे 10,000, तो ये EPS आ जाएगा, ये 3 0 से 3 0 गए, 72 डिवाइडेड बाय 10, इसको काटने मत लग जाना, ठीक है, काटोगे तो फिर मैं क्या बोलूँ तुम्हें, 7.2, ठीक है, इसको काटना मत, 7.2 पर शेयर यहाँ पे लिख देना, EPS के बाद पर शेयर भी लिख देना, ठीक है, ये पूरा लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट डन हो गया। अगला आपका पॉइंट भी है, पॉइंट भी कह रहे हैं स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। फायदे वाली बात जो मैंने बताया था कि आपका ROI ज्यादा होगा तो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, ROI कम होगा तो अनफेवरेबल। तो यहाँ पे देखो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% है और ROI कितना है 20% है, तो यानी कि कमाई ज्यादा है। तो आपने यहाँ लिखना है सिंस ROI जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सिंस ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख देना है 14%, सो इट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, लंबा चौड़ा है, कुछ भी मुश्किल नहीं। पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं वी लिमिटेड, कोई कंपनी है वी लिमिटेड, ठीक है, शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए के। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है, बिफोर पहले क्या था, कंपनी के पास 10 लाख रुपए है, देखो रुपीस का सिंबल है, 10 लाख शेयर नहीं है, 10 लाख रुपीस है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। डिवाइडेड तो नंबर ऑफ शेयर्स हम निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, 2 0 हटा दोगे तो तुम्हारे पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस, ग्रोथ के चक्कर में कंपनी ने कहा मेरे को 5 लाख रुपए की और जरूरत है। देखो 10 लाख रुपए पहले अपने थे, 5 लाख और चाहिए, तो या तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू आ सकते हैं 5 लाख और, या फिर कर्जे के थ्रू, डेट के थ्रू, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, तो यहीं पर वो कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपए यहां से आ सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है नहीं यार कर्जा ले लेते हैं, कर्जा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कर्जा ले लेते हैं 10% डिवेंचर्स 5 लाख रुपए के, ठीक है। तो ये ब्याज का रेट है, अगर कर्जा लेंगे तो ब्याज का रेट है 10%। तो कर्जा लेने में समझदारी तब है अगर ROI 10% से ज्यादा हो, ठीक है, ये याद रखना। ब्याज 10% देना है तो कर्जे पे पैसा क्यों उठाएंगे, तभी उठाएंगे अगर हम इससे ज्यादा कमाएंगे, 10% ज्यादा हमारा रिटर्न आएगा। तो यही तुम्हारा सवाल है। द कंपनीज प्रेजेंस अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख। प्रेजेंट का मतलब है ये 10 लाख रुपए पे, प्रेजेंट का मतलब है ये 10 लाख रुपए पे। तो एक बार ही हम निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपए पे अगर हम 4 लाख रुपए कमाते हैं तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 40% कमाते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला वाइज भी लिख देता हूं, तो फॉर्मूला वाइज लिख लेते हैं। ROI क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है, यही होता है।
अब यहाँ पे ROI तुम्हें निकालना है अगर, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे, ठीक है, इंटू 100 करोगे 40%। वही चीज़ मैंने यहाँ पर तुम्हें ओरली समझाई थी कि 10 लाख पे अगर 4 लाख कमाते हैं, 10 लाख रुपए लगाकर अगर 4 लाख कमाते हैं तो ऑब्वियसली पता है 40% कमाई है। तो पहले कितना था हमारा कमाई, 40% था, ROI 40% था। अब यहाँ पे कह रहे एज्यूमिंग, यहाँ से देखो कहानी बदल रही है, एज्यूमिंग दैट द ROI द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम आफ्टर एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन मतलब क्या है कि जब 15 लाख हो जाएंगे, 10 लाख पहले थे, तो दोनों में से कोई भी केस ले लो, दोनों में से कोई भी केस ले लो। यहाँ 5 लाख हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू ला रहे हैं, 10 पहले थे, 5 लाख और आ गए, यानी कि 15 लाख हो गए। यहाँ सेकंड केस में 5 लाख कहाँ से आ रहे हैं, कर्जे के थ्रू आ रहे हैं। दोनों केस में 15 लाख कंपनी पे आ जाएंगे और 15 लाख से कंपनी बिजनेस करेगी, धंधा करेगी। तो वो कह रहा है बाद में भी ROI तो सेम ही आने वाला है, बाद में भी ROI तो सेम ही आने वाला है। यानी कि इन दोनों केस में ROI का जो रेट है वो कितना है, 40%। और ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये क्वेश्चन में उसने तो समझाया है, ठीक है, यहाँ से हमने खुद फाइंड आउट किया, इस वाली लाइन से हमने खुद फाइंड आउट करा, उसने हमें नहीं दिया था। तो आप देखो आगे बोलता है कि दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेट सिलेक्ट करना चाहिए, और टैक्स का रेट उसने हमें दे दिया 50%। भाई अब बेसिकली आपके पास ये सिचुएशन है, क्वेश्चन ये कहता है कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए पड़े, मान लो तुम्हारी जेब में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो कहाँ पर फायदा है, 5 लाख रुपए घर से मांगने में फायदा है, 5 लाख रुपए बैंक से लेने में फायदा है, ठीक है, समझे। क्वेश्चन ये है 10 लाख रुपए तुम्हारी जेब में पड़े हैं, 5 लाख रुपए तुम अपने घर पे मांगोगे, पेरेंट से मांगोगे, या फिर 5 लाख रुपए तुम बैंक जाकर लोन की फॉर्म में लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा सवाल है। घर वाले को मैंने इक्विटी शेयर से रिलेट करा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब जरा आगे समझते हैं। देखो अब जब आफ्टर का केस होगा, मान लो अब कंपनी ने 15 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, जब कंपनी ने 15 लाख रुपए पे बिजनेस कर रहे हैं तो ROI कितना है, 40% है। ये आफ्टर का बना रहा हूं, आफ्टर का बना रहा हूं, 40% है ROI बाद में, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 15 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 15 लाख। तो उस टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज में गलती मत करना, या तो यहाँ नीचे अपॉन में 100 लिखना, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखना। ऐसा ना हो यहाँ से 100 भी हटा दो और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर दो, कैलकुलेशन एरर मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को अब सिंपली सॉल्व करना है इसको। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, 15 लाख इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बाद में भी कंपनी 40% कमा रही है और बाद में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये तुम्हारा आएगा 6 लाख, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा अपना 6 लाख रुपीस। तो अब आगे सॉल्व करते हैं भाई। अब तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो चुका है कि 15 लाख रुपए हमने लगाए हैं, 15 लाख रुपए लगाकर हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एक केस हुआ है जिसमें हम इक्विटी के जरिए 5 लाख रुपए लाए हैं, ठीक है, और एक केस हुआ है जहां पे हम डिबेंचर्स के जरिए 5 लाख रुपए लाए हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पे 15 लाख हो गए क्योंकि 10 लाख हमारे पास पहले से थे। तो ये तुम्हारा सवाल है। अब हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे अभी निकाला, कितना आया था, 6 लाख रुपए, ये हमने अभी निकाला था ना, ये 6 लाख रुपए आया था, ठीक है। तो 6 लाख रुपए हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया था। तो 6 लाख रुपए मान के चलेंगे, दोनों केसेस में आया है, ठीक है। दोनों केसेस में कौन से, अपनी में, ये पहले वाला ऑल्टरनेटिव फर्स्ट कौन सा, जिसमें इक्विटी शेयर था, जिसमें हम अपना पैसा रेस कर रहे हैं इक्विटी शेयर से, और दूसरा है उधार पे ले रहे हैं। तो कैसे भी पैसा रेस करो, कंपनी कितना कमाती है, 6 लाख, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। तो कैसे भी पैसा रेस करो, कंपनी कमाती है 6 लाख। तो अगर अपना पैसा है तो ब्याज तो देंगे नहीं, तो जीरो। लेकिन अगर 5 लाख रुपए लोन की फॉर्म में लिए, यहाँ पर ये सेकंड केस वो है ये वाला, जिसमें 5 लाख रुपए लोन की फॉर्म में लिए, तो 10% ब्याज दे रहे हैं। तो 5 लाख रुपए लिए ना, तो 10% कितना आएगा, 50,000। तो 50,000 यहाँ पे हमें ब्याज पे करना है, तो 50,000 ब्याज पे कर देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 6 लाख माइनस 0 6 लाख, और यहाँ पे 6 लाख माइनस 50,000, तो 5,50,000, ठीक है। तो ये तुम्हारे पे आ गया। अब टैक्स ये नए वाले वैल्यू पे लगता है। टैक्स कितना था, 50%, तो यहाँ पे 50% टैक्स दे दो, 3 लाख कटेगा यहाँ पे टैक्स देखो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, देख रहे हो डिफरेंस दिख रहा है। अगर हम पे कर्जे के जरिए हम लोग बिजनेस करते हैं तो टैक्स देखो कम देते हैं, तो 5,50,000 पे आधा टैक्स जाएगा, यानी कि 275। तो ये बेनिफिट होता है, टैक्स कम जाता है, टैक्स में पैसा बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो 3 लाख आएगा, और ये कितना आएगा, ये 275 आएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको इतना करने के बाद ना EPS निकालना है। जब तुम ऐसे करोगे ना, EPS निकालो, जिसका EPS ज़्यादा आ गया ना वो बढ़िया तरीका है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे EPS। तो EPS अगर मैं इस केस का निकालता हूँ, तो EPS का फॉर्मूला क्या था, अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखो यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पहले अपने पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है, ये भी शेयर्स के जरिए,
5 लाख रुपए थे, ये भी शेयर्स के जरिए, तो 15 लाख रुपए हमारे पास शेयर्स के जरिए हैं। और एक शेयर है अपना 100 का, क्वेश्चन में गिवन है एक शेयर है अपना 100 का, तो ये 15,000 शेयर्स हैं हमारे पास इस केस में, ठीक है। अब तुम्हारे को मैं कॉमन बेसिक सेंस भी बताता हूँ कि जब हम कर्जा लेते हैं ना तो ईपीएस ज़्यादा इसलिए भी आता है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, हमारे पास हम ज़्यादा शेयर्स ही नहीं इशू करते, तो कम लोगों के पास ही हमारा शेयर है, ठीक है। तो देखो ना डिनोमिनेटर छोटा आएगा, यहाँ पे देखना डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा न्यूमरेटर 275 है, न्यूमरेटर थोड़ा सा गिरा है, लेकिन डिनोमिनेटर देखो काफ़ी गिर जाएगा क्योंकि केस 2 कौन सा है, केस 2 ये वाला है जिसमें अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने, जितने पहले कितने थे 10,000 शेयर्स थे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाता है इसीलिए यहाँ पर ना ईपीएस का आंसर बड़ा आ जाता है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, ठीक है, ये आएगा 20 रुपये, और ये कितना आ रहा है भाई 3, और ये आ रहा है 27.5 रुपये। देखो इसीलिए ना जब भी अपने ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा होता है ना तो अपना ईपीएस ज़्यादा इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो अपना डिनोमिनेटर ना वो छोटा रहता है। बेसिक मैथ्स जो इसके पीछे लग रही है वो ये लग रही है। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कंपनी को कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए था, अपना पैसा इक्विटी शेयर्स वाला या दूसरा लोन वाला, तो लोन वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टू शेयर होल्डर ज्यादा आने वाला, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा आ रहा है क्योंकि ईपीएस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका यहाँ पे। अगला सवाल करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें तुम्हारे बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना तुम्हारे को। यहाँ कह रहे हैं के लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कारपेट्स एंड अदर होम डेकोर्स। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, इसे काट देंगे, ठीक है। अब हमारा मेन सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, कह रहे हैं इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 70 lakhs एट द फेस वैल्यू ऑफ 100। तो एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये और उसकी जो कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर है वो 70 लाख है, यानी कि अपना पैसा। अभी तक डिवेंचर की बात नहीं हुई, ये पहले की बात कर रहा है कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन, कंपनी को ग्रोथ करनी है कह रहे हैं, और 50 लाख रुपए रेज करना है। 50 लाख रुपए कहां से उठाए, या तो इक्विटी शेयर्स के जरिए उठा सकते हैं या फिर लोन के जरिए, डिवेंचर्स के जरिए। तो अब यहाँ पे क्या कंपनी डिसाइड करेगी, द फाइनेंस मैनेजर, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर कहता है, तो ये नाम गिवन है उसका, कह रहा है हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी कैन रेज फंड्स ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिवेंचर्स। तो भाई फाइनेंस मैनेजर के हिसाब से कर्जा ले लो, कह रहा है कर्जा ले लो 50 लाख का, कह रहा है कर्जा ले लो, ब्याज कितना देना है 7%, ठीक है। 50 लाख का कर्जा ले लो, ब्याज कितना देना है 7%। वो कह रहा है 50 लाख ऐसे उठाएंगे। गिवन दैट ईपीएस ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन इज 35, मान लो कर्जा वगैरह लेने के बाद ईपीएस है 35। ध्यान से सुनो, कर्जा वगैरह कैपिटल मतलब 50 लाख का कर्जा लेने के बाद ईपीएस कितना आया है 35 रुपए, ठीक है। ईपीएस आया 35 रुपए। अब मैंने तुम्हें बताया था अगर ईपीएस वाला क्वेश्चन हो तो पहले कितना ईपीएस था, पहले मतलब ये वाले टाइम पर, इस वाले टाइम पर जब 70 लाख रुपए लगे हुए थे तब कितना ईपीएस था। जब 70 लाख रुपए लगे हुए थे तब का ईपीएस हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में और हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें गिवन भी नहीं है और ईपीएस का जो फॉर्मूला अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है, जो हमें अर्निंग्स चाहिए वो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं अपने आप एज्यूम नहीं कर रहा, तो पहले का ईपीएस नहीं पता तो मैं इनको कैसे कंपेयर करूं, तो इस चक्कर में हम इस मेथड को यूज नहीं करने वाले। अब हमारे पे दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि ये जो ब्याज का रेट है इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करो। मान लेते हैं हमारा आरओआई ज्यादा आ गया, अगर मेरा आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ गया इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर तो ये कर्जा लेना सही था, फिर तो ये कर्जा लेने का डिसीजन क्या था, फाइनेंस मैनेजर का सही था। लेकिन अगर आरओआई कमाई कम है ब्याज ज्यादा देना है, कमाई कम है ब्याज ज्यादा देना है, तो ये डिसीजन फाइनेंस मैनेजर का रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें ये मेथड लेना पड़ेगा, इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। देखो आरओआई मेरे को जानना है, तो मेरे को ये समझे मुझे आरओआई जानना है, तो आरओआई निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आरओआई का फॉर्मूला लिख देता हूँ। आरओआई का फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है मेरे को ना, कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है, बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 70 लाख अपना, 50 लाख कर्जे का, ठीक है। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी हो रहा है। लेकिन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मुझे नहीं पता, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर मुझे नहीं पता तो मुझे ये देखना है फिर मुझे पता क्या है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में मुझे ईपीएस गिवन है, तो ईपीएस है 35 रुपए, ठीक है। तो अब हम ना वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमें पता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ईपीएस का फॉर्मूला, मैंने कहा ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर कितनी है 35, ये गिवन है तो ये 35 लिखा। अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे को तो वो भी नहीं पता, मुझे क्या पता है नंबर ऑफ शेयर्स। तो बाद में कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू करे हुए थे
इसको मत देखना, ये तो अपना 7% का लोन है ना 50 लाख का, इसको मत देखना। अपने को देखना है पहले कितना था, 70 लाख का लोन, ठीक है। यहाँ पे देखो लैक्स लिखा है ना, ये 70 लाख का लोन था, 100 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 70,000 शेयर्स आएंगे। 70 लाख को 100 से डिवाइड करें भाई, 70 लाख को 100 से डिवाइड करें, 70,000 शेयर्स पहले इशूड थे, बाद में भी उतने इशूड है क्योंकि हमने तो कर्जे डिवेंचर्स के थ्रू पैसा उठाया है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 70,000 से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे आएगा भाई, 70,000 को यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ रहा है 24,50,000 रुपीज। अब अपना अगला स्टेप है, देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल दिया ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कैसे निकालेंगे, अब वो हमें समझना है। देखो सिंपल सा आपको काम करना है, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स में क्या रिश्ता है, मेरी बात सुनो, बहुत आसान सा काम है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये नहीं पता लेट से ये कितना एक्स है, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है। इसमें से पहले इंटरेस्ट कटेगा, ये आईओटी है ना, पहले इंटरेस्ट कटेगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर इसमें से टैक्स माइनस होगा, और तब जाके क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने अभी अभी निकाला था 24,50,000, तो जो पता है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। शॉर्टकट से मत निकालना, पेपर वैसे भी बीएससी का भर के आना है, शॉर्ट में नहीं करके आना, भर भर के आओ अपने आंसर को। इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट यहाँ पे तुम्हारा सिंपल है, 50 लाख का लोन रेज होने की बात हो रही थी, डिबेंचर 7%, तो 50 लाख का 7%, तो ये कितना आएगा, 3,50,000 आएगा, निकाल लेना। 50 लाख का 7% कैसे आएगा भाई, यहाँ कर दूं क्या, वैसे तो निकालना आना चाहिए यार, 50 लाख का 7%, ठीक है, 7/100, ये आप सॉल्व करोगे 3.5 लाख रुपए आएगा, ठीक है। तो ये माइनस किया 3,50,000, और फिर हम देते हैं टैक्स। तो टैक्स का रेट एक बार ही देख लेते हैं भाई, टैक्स का रेट है 30%। अब ये 30% किस पे देना है, ये 30% देना है इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके जो नया आंसर आता है, तो यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस 3,50,000 और इस पे मुझे देना है अपना टैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली बेसिक मैथ्स है, ये स्टेप भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये माइनस का नंबर इधर भेज दो, इक्वल टू के प्लस हो जाएगा, तो 24 और 3 27 और 50,000 और 50,000 28 लाख, तो ये तो आ गया 28 लाख, ठीक है। यहां पर इधर x रहने दो, माइनस की जगह माइनस, ये 0 से 0 काट दो, ये माइनस का 3/10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3x/10। अब यहाँ पे गलती करते हैं बहुत बच्चे, ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा बाद में, तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3,50,000, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, आसान है, लेकिन एक बारी हाथ से नहीं करोगे तो गलती होगी। ये 0 से 0 कटेगा और 10x माइनस 3x 7x/10, ठीक है, एलसीएम वगैरह लिए, और ये है 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,05,000, 1,05,000 आएगा मल्टीप्लाई होकर, उधर जाके माइनस, प्लस का नंबर उधर जाके माइनस, तो 28 लाख में से 1 लाख गया, 27 लाख, 26,95,000, ठीक है। अब ये 7x/10 है, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई, 7 उधर जाके डिवाइड, तो 26,95,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 7। मैं इसको जरा सॉल्व करके लिखता हूँ। तो ये अपना सॉल्व करने पे आ रहा है 385, ठीक है, ये 7 के टेबल से कटेगा, 385, 3 0 ये और 1 0 ये, ठीक है। तो ये आ रहा है अपने पास 38,50,000 रुपीज, ठीक है। 38,50,000 क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये एक्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया ना, आप क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, इसकी जगह लिख दो 38,50,000, ठीक है। और ये तुम्हारा इसको सॉल्व वगैरह करोगे, 4 0 से ये 4 0 गई, ठीक है, और इसको तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डेसिमल में जाएगा, और ये तुम्हारा आएगा 32.08%, ठीक है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो कितना ज़्यादा है, ब्याज तो 7% था, कमाई कितनी कर रहे हैं, 32% कमाई कर रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी कमाई ज़्यादा आ जाए इंटरेस्ट रेट से तो बढ़िया है, करना चाहिए, लोन लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखनी है, वो कह रहे डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन शो द वर्किंग, तो हमें इसका आंसर लैंग्वेज में लिखना है, क्या लिखना है मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पर लिखोगे द कंपनी कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स ईपीएस, हेंस फाइनेंस मैनेजर वॉज जस्टिफाइड इन डूइंग दिस रिकमेंडेशन। अगला सवाल करते हैं, ठीक है। ये भी अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हें पूरा टॉपिक क्लियर है, जैसे मैंने कराया इसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इन चैप्टर से सारे पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके बाद ये डन है, इसमें और कोई न्यूमेरिकल तुम्हारा नहीं बनता। यहाँ पे देखो के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स,
तो ये कोई कंपनी है अपने पास, फिर कह रहा है इट हैज अ शेयर कैपिटल, कह रहा है अपना पैसा लगाया हुआ इन लोगों ने 60 लाख रुपए, 60 लाख इन्होंने लगाए अपने। इन द प्रीवियस ईयर इट्स अर्निंग्स पर शेयर, कह रहा है पहले की ईपीएस कितनी है 0.50। तो पहले की ईपीएस अगर हम ईपीएस निकाल पाएंगे ना तो ईपीएस के जरिए हम लोग क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, और अगर पहले से ईपीएस बाद में बढ़ गया तो फायदा है वरना नुकसान है, ठीक है। ईपीएस बढ़ेगा तो फायदा है, पहले 0.50 था। कह रहा है इसके बाद कहते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कह रहा है डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी है, कितने की 40 लाख, ठीक है 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है कंपनी को बाद में। तो कंपनी रेज बाय दिस फंड बाय इशूइंग डिबेंचर्स, कर्जा लिए, ब्याज कितना है 10%, कर्जा लिए ब्याज कितना है 10%, 40 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है 40 लाख रुपए का एक तरीके से लोन है, ये कर्जा मतलब लोन। तो अब मेरी बात सुनो, अगर कॉमन सेंस लगाए, अगर मैंने तुम्हें हमेशा बताया जितना ब्याज का रेट है ना, ब्याज का रेट इससे ज्यादा होना चाहिए आरओआई, तब फायदा होगा वरना नुकसान होगा, ठीक है, वरना ईपीएस गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। अब कंपनी ने कितना कमाया 8 लाख। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, पहले कंपनी का लगा हुआ था 60 लाख, पहले कंपनी का कितना पैसा लगा हुआ था, पहले लगा था 60 लाख, उसके बाद 40 लाख का लोन ले लिया, तो कंपनी का अब कितना लगा हुआ 1 करोड़ रुपए, कंपनी 1 करोड़ पे काम कर रही है और साल में कितना कमाया 8 लाख रुपए कमाया, तो कंपनी ने कमाया 8 लाख। तो अगर यहाँ पे तुम आरओआई निकालोगे तो आरओआई क्या आएगा, कमाई ऊपर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर 1 करोड़ ऊपर 8 लाख नीचे, तो आरओआई आएगा 8%। तो अगर आप ध्यान से देखो आरओआई 8% है और ब्याज 10% है, तो ब्याज का रेट ज्यादा है आरओआई कम है, तो बेकार है, घाटे का सौदा है, नुकसान हो गया, ठीक है। और इस केस में ईपीएस आपका अगर हम बाद में निकालेंगे कि बाद में ईपीएस क्या रहा, वो 110% इस 0.50 से गिर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब मेरी बात सुनो, ये तरीका भी ठीक होता है, बट बेस्ट पता है क्या होता है, अगर हमें ईपीएस वाला मेथड निकाल लेना, ईपीएस कंपेयर करवाना अगर हम कर सकते हैं, पॉसिबल है ईपीएस निकालना, तो हम ईपीएस वाले तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब हम निकालेंगे ईपीएस बाद का। तो शुरुआत करते हैं बाद में ईपीएस निकालने की। तो सबसे पहले कमाई कितनी है 8 लाख रुपए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 8 लाख रुपए, तो ये 8 लाख यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया बार बार, पहले इंटरेस्ट काटो, देखो पहले इंटरेस्ट काटो, इंटरेस्ट कितना कटेगा भाई 10% इंटरेस्ट है, 40 लाख का लोन लिए, तो 40 लाख का 10% 4 लाख रुपए का अपना ब्याज हो जाएगा। तो पहले ब्याज काटो, ठीक है, पहले ब्याज काटेंगे 4 लाख का, तो ये 4 लाख यहाँ पे कटेगा, ब्रैकेट शो करना माइनस को, तो अपने पास आएगा 4 लाख, ठीक है, ये आएगा 4 लाख रुपीज। इसके बाद आपके ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, माइनस करेंगे अब हम टैक्स, तो टैक्स कितना भाई रेट ढूंढेंगे हम लोग, टैक्स का रेट कितना है 40%, टैक्स का रेट है 40%, तो 40% 4 लाख का निकालोगे भाई, 4 लाख का 40% आपको ऐसे निकालना है सिंपली, और ये आएगा 1,60,000, 1,60,000 आएगा, ये माइनस करते हैं टैक्स, तो ये आएगा 1,60,000, ठीक है। तो 4 लाख में से 1 लग गया 3 लाख और 60,000 और गए 2,40,000, तो ये आ जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे तो ईपीएस चाहिए, तो ईपीएस हम यहाँ निकालते, कहाँ निकालें, इधर निकाल लेते हैं ईपीएस, ठीक है, ये हटा देते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत आसान है। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने अभी निकाला 2,40,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे एक बारी फिर से चेकआउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने जरा चेकआउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मेरे को यहाँ पे पता है शेयर कैपिटल है 60 लाख रुपए, ठीक है, और अगर फेस वैल्यू मिसिंग है तो 10 रुपए लेते हैं, फेस वैल्यू मिसिंग है तो 10 रुपए लेते हैं, तो 60 लाख रुपीज के पहले थे, बाद में तो लोन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपए का एक शेयर अपना होगा, तो ये कटेगा, ठीक है, तो 6 लाख शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएंगे 6 लाख, तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 6 लाख से, ठीक है, तो ये 000 से 000, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, और 6 10s और 6 4s, तो 4/10, इसको मत काट देना, 4/10 मत काट देना, 0.40, ठीक है, 0.4 या 0.40। तो ध्यान से देखो ईपीएस मेरा गिर गया, 0.40 आ गया, और पहले ईपीएस कितना था, पहले ईपीएस 0.5 था और अब ईपीएस गिर गया, तो ये घाटे का सौदा हो गया। अगला कह रहे हैं स्टेट एनी 3 फैक्टर्स की भाई डिबेंचर्स इशू करना क्यों फायदा होता है, कब फायदा होता है और क्यों फायदा होता है, क्यों कंपनी डिबेंचर्स इशू करे। जैसे इस क्वेश्चन में तो डिबेंचर्स इशू करने में घाटा हो रहा है, ईपीएस गिर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फायदा भी होता है, तो क्या फायदा है, क्यों करे डिबेंचर्स।
इशू। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली ये लिखने हैं 3 फैक्टर्स, वो 3 फैक्टर्स पूछ रहे हैं, तीनों याद करके चले जाओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लो फ्लोटेशन कॉस्ट है, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर होल्डर अपने शेयर्स मार्केट में ज़्यादा चले जाएंगे तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगला है तुम्हारा टैक्स बेनिफिट। टैक्स ब्याज कटता है ना, जो इंटरेस्ट होता है डिवेंचर का, इंटरेस्ट कटता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस इंटरेस्ट होता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपका इंटरेस्ट माइनस होता है, तो कम नए वाले अमाउंट पे टैक्स लगता है, तो टैक्स भी हमें सरकार को कम पे करना होता है, तो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गए सारे न्यूमेरिकल्स मैंने तुम्हें करा दिए, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है आसान से आसान तरीके से मैं तुम्हें समझा पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है यार इस वीडियो के बाद तुम 4 नंबर पक्के कर लोगे। तो मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।